अध्याय 28 प्रिंस का भागना। हैरी को महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। ये नहीं हुआ था, ये नहीं हो सकता। स्नेप ने कहा, यहां से चलो जल्दी। उसने मेलफॉय का कॉलर पकड़ा और उसे दरवाजे से सबसे पहले जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। स्नेप के पीछे पीछे ग्रेबैक और मोटे भाई बहन निकल गए, जो रोमांच से हाँफ रहे थे। जब वे दरवाजे से ओझल हुए, तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि वो अब दोबारा हिल सकता है। अब वो दीवार से शरीर बंधन शाप के कारण नहीं, बल्कि दहशत और सदमे के कारण टिका हुआ था। उसने अदृश्य चोगे को एक तरफ फेंक दिया जब क्रूर चेहरे वाला प्राणभक्षी दरवाजे से सबसे आखिर में निकल रहा था। पूर्ण शरीर बंधन। प्राणभक्षी इस तरह झुका जैसे किसी ठोस चीज ने उसकी पीठ पर वार कर दिया हो और मोम के किसी सख्त गुड्डे की तरह जमीन पर गिर गया। वो अभी जमीन से टकराया ही था कि हैरी उसे लांघ गया और अंधेरी सीढ़ियों पर नीचे भागने लगा। दहशत हैरी के दिल को चीरने लगी। उसे डंबलडोर के पास पहुंचना था और स्नेप को पकड़ना था। न जाने क्यों ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थीं। अगर वो उन दोनों को एक साथ ला पाता तो ऐसा नहीं हो पाता। डंबलडोर नहीं मरते। उसने घुमावदार सीढ़ियों के आखिरी 10 पायदान तक एक छलांग में पार किए और अपनी छड़ी उठाकर रुक गया। हल्की रोशनी वाले गलियारे में धूल भरी थी। आधी छत गिर गई थी और सामने लड़ाई चल रही थी। लेकिन जब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कौन किससे लड़ रहा है, तभी उसे एक दुष्ट आवाज चिल्लाती हुई सुनाई दी, काम पूरा हो गया, चलने का समय हो गया। उसने स्नेप को गलियारे के दूर वाले छोर पर मुड़ते देखा। स्नेप और मेलफॉय बिना खरोंच के लड़ाई के बीच से निकलने में कामयाब हो गए थे। जब हैरी उनके पीछे भागा तो एक लड़ने वाले ने खुद को अपनी प्रतिद्वंद्वी से आजाद किया और उसकी तरफ आ गया। ये नर भेड़िया ग्रेबैक था। हैरी अपनी छड़ी उठा पाए इससे पहले ही वो उसके ऊपर आ चुका था। हैरी पीछे की तरफ गिर गया। गंदे उलझे बाल उसके चेहरे पर आ गए। पसीने और खून की बदबू अब उसकी नाक और मुंह में भर रही थी। उसके गले में गर्म लोभी सांस पड़ रही थी। पूर्ण शरीर बंधन। हैरी को ग्रेबैक खुद पर गिरता महसूस हुआ। उसने बहुत कोशिश करके नरभेड़िए को दूर हटाया और फर्श पर गिरा दिया। जब हरी रोशनी की एक लहर उसकी तरफ उड़ती हुई आई, उसने गोता लगाया और सिर आगे करके लड़ाई के बीच भागा। उसके पैर फर्श पर किसी मोटी और फिसलन भरी चीज से टकराए, जिससे वो लड़खड़ा गया। वहां पर खून के तालाब में 2 शरीर पड़े हुए थे, लेकिन वे कौन थे ये देखने का समय नहीं था। हैरी को अब अपने सामने लाल बाल लपटों की तरह उड़ते दिख रहे थे। जिनी मोटे प्राणभक्षी एमिकस के साथ लड़ रही थी, जो उस पर मंत्र मारे जा रहा था, लेकिन जिनी उनसे बचती जा रही थी। एमिकस खिलखिला रहा था और इस खेल का आनंद ले रहा था। पीड़ितो, तुम हमेशा तो नहीं नाच सकती लड़की। बाधितो, हैरी चिल्लाया। उसका मंत्र एमिकस के सीने में लगा। वो दर्द से सुअर की तरह चिंघाड़ा और उसके पैर हवा में उठकर पीछे वाली दीवार से टकरा गए। वो टकराकर फिसला और रॉन, प्रोफेसर मैकगोनेगल तथा ल्यूपिन के पीछे ओझल हो गया, जो एक एक प्राणभक्षी से लड़ रहे थे। हैरी ने देखा कि उनके पीछे टोंक सुनहरे बालों वाले एक ऊंचे पूरे जादूगर से लड़ रही थी, जो सभी दिशाओं में शाप मारे जा रहा था। उसके शाप दीवारों से टकराकर चारों तरफ उड़ रहे थे। इस वजह से पत्थर टूट रहे थे और सबसे पास वाली खिड़की टूट चुकी थी। हैरी, तुम कहां से आ रहे हो? जिनी चिल्लाई, लेकिन जवाब देने का समय नहीं था। हैरी अपना सिर नीचे करके आगे की तरफ भागने लगा। वो एक विस्फोट से बाल बचा, जो उसके सिर के ऊपर हुआ और जिसके कारण उन सभी पर दीवार के टुकड़ों की बौछार हो गई। स्नेप भाग नहीं पाएगा, वो स्नेप को पकड़ लेगा। ये लो, प्रोफेसर मैकगोनेगल चिल्लाई और हैरी को महिला प्राणभक्षी एलेक्टो की झलक दिखी, जो अपने हाथ सिर पर रखकर गलियारे में भाग रही थी। उसका भाई उसके ठीक पीछे था। हैरी उनके पीछे लपका, लेकिन उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और अगले ही पल वो किसी के पैरों पर गिर पड़ा। उसे नेविल का पीला गोल चेहरा फर्श पर टिका दिखा। नेविल, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूं, नेविल बुदबुदाया, जो अपना पेट पकड़े हुए था। हैरी, स्नेप और मेलफॉय भाग गए।
मैं जानता हूं, मैं उन्हीं के पीछे जा रहा हूं, हैरी ने कहा, और फर्श से एक मंत्र सुनहरे बालों वाले उस ऊंचे पूरे प्राणभक्षी पर मारा जो सबसे ज्यादा हंगामा मचा रहा था। जब मंत्र उसके चेहरे से टकराया तो उसने दर्द भरी आवाज निकाली। फिर वो लड़खड़ाता हुआ भाई बहन के पीछे भागा। हैरी फर्श से उठा और गलियारे में भागने लगा। उसने पीछे से आती धमाकों की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। बाकी लोग उसे लौटने के लिए आवाजें लगा रहे थे, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। उसने जमीन पर गिरे शरीरों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, जिनकी किस्मत का उसे अब तक पता नहीं था। वो एक मोड़ पर मुड़ा और फिसल गया। खून के कारण उसके जूते फिसल रहे थे। स्नेप काफी आगे निकल गया होगा। क्या यह संभव था कि वो आवश्यकता कक्ष में जाकर अलमारी में घुस गया हो, या फिर माया पंछी के समूह ने अब तक वहां का रास्ता बंद कर दिया होगा ताकि प्राणभक्षी उस रास्ते से वापस न लौट पाए? उसे अपने कदमों की आवाज के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगले खाली गलियारे में भागते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसे पैर का खून भरा निशान दिखा, जिससे उसे ये पता चल गया कि कम से कम एक प्राणभक्षी स्कूल के सामने वाले दरवाजे की तरफ भागा था। शायद आवश्यकता कक्ष का रास्ता सचमुच रोक दिया गया था। वो एक और मोड़ पर मुड़ा। एक शाप उसके पास से गुजर गया। वो एक कवच के पीछे छिप गया, जिसमें विस्फोट हो गया। उसने प्राणभक्षी भाई बहन को आगे संगमरमर की सीढ़ियां उतरते देखा और उन पर मंत्र साधा, लेकिन उसका शाप सीढ़ियों के नजदीक वाली जादूगरनियों की तस्वीर पर पड़ा, जो चीखती हुई पास की तस्वीरों में भाग गईं। कवच के अवशेषों के ऊपर से उछलते समय हैरी को चीखने चिल्लाने की और आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि महल के बाकी लोग भी जाग गए थे। वो एक शॉर्टकट की तरफ भागा ताकि भाई बहन से आगे निकलकर स्नेप और मेलफॉय के करीब पहुंच सके, जो निश्चित रूप से अब तक मैदान में पहुंच गए होंगे। उसने आधी दूरी पर छिपी हुई सीढ़ी कूदकर पार की और एक दीवार दरी के अंदर घुस गया। वो एक गलियारे में बाहर निकला, जहां मेहनत कश के बहुत से चकराए विद्यार्थी पायजामा पहने खड़े थे। हैरी, हमने शोर सुना। कोई मौत के निशान के बारे में कुछ कह रहा था, अर्नी मैकमिलन ने कहना शुरू किया। रास्ते से हट जाओ, हैरी चिल्लाया और दो लड़कों को एक तरफ धकेलते हुए नीचे भागा। बाकी की संगमरमर की सीढ़ियां उसने झटपट पार कर ली। बलूत की लकड़ी का सामने वाला दरवाजा धमाके से खुला। सीढ़ियों पर खून के दाग थे और कई आतंकित विद्यार्थी दीवारों से टिके खड़े थे। एक दो ने तो अपने हाथ अपने चेहरों पर रख लिए थे। गरुड़ द्वार का विशाल स्कोर बोर्ड एक शाप से टूट गया था और उसके माणिक अब नीचे फर्श पर गिर रहे थे। हैरी प्रवेश हॉल के पार भागा और बाहर अंधेरे मैदान में पहुंच गया। सामने 3 आकृतियां घास पर तेजी से भाग रही थीं। वे अंतर्ध्यान होने के लिए दूर वाले गेट तक जा रही थीं। उन्हें देखकर लगता था कि पीछे वाला वही विशाल सुनहरे बालों वाला प्राणभक्षी होगा और उससे थोड़े आगे स्नेप तथा मेलफॉय भाग रहे होंगे। उनके पीछे भागते समय हैरी के फेफड़ों में रात की ठंडी हवा चुभने लगी। उसे दूरी पर एक रोशनी की चमक दिखी, जिससे पल भर के लिए उसे आगे भागने वालों की आकृतियां दिख गईं। वो नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन वो लगातार भागता रहा। वो इतने करीब नहीं था कि अच्छी तरह निशाना लगा सके। एक और चमक, चिल्लाने की आवाजें, रोशनी की एक और चमक, और फिर हैरी समझ गया। हैग्रिड अपने केबिन से बाहर निकल आया था और प्राणभक्षियों को भागने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हर सांस हैरी के फेफड़ों में घाव कर रही थी और उसके सीने की हर पसली आग की तरह जल रही थी, लेकिन हैरी ने अपने सिर में एक अनपेक्षित आवाज सुनी, हैग्रिड नहीं, हैग्रिड नहीं। पीछे से कोई चीज आकर हैरी से टकराई और वो आगे की तरफ गिर गया। उसका चेहरा जमीन से टकराया और उसके दोनों नथुनों से खून बहने लगा। जब वो लुढ़का तो उसने अपनी छड़ी तैयार करते हुए सोचा कि वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करके जिन प्राणभक्षी भाई बहन से आगे निकल आया था, वे उसके पीछे होंगे और उन्हीं ने उस पर हमला किया होगा। बाधितो, वो चिल्लाया। जब वो लुढ़कने के बाद अंधेरी जमीन पर उखड़ू बैठ गया, उसका मंत्र चमत्कारिक रूप से एक प्राणभक्षी से टकराया, जो गिर गया और उसने दूसरे को भी गिरा दिया। हैरी उछलकर दोबारा स्नेप के पीछे भागने लगा। अब उसे हैग्रिड की विशाल आकृति दिख रही थी। चांद की रोशनी अचानक बादलों के पीछे से बाहर निकल आई। सुनहरे बालों वाला प्राणभक्षी हैग्रिड पर शाप मारे जा रहा था,
लेकिन हैग्रिड की जबरदस्त शक्ति और उसकी मोटी चमड़ी जो उसे अपनी दानवी मां से विरासत में मिली थी अब भी उसकी सुरक्षा कर रही थी। बहरहाल स्नेप और मैलफॉय अब भी भाग रहे थे। वे जल्दी ही गेट के पार निकल जाएंगे और अंतर्ध्यान हो जाएंगे। हैरी हैग्रिड और सुनहरे बालों वाले प्राणभक्षी के पास से भागा। उसने स्नेप की पीठ का निशाना साधा और चिल्लाया, स्तब्ध हो। उसका निशाना चूक गया। लाल रोशनी की लहर स्नेप के सिर के पास से निकल गई और स्नेप चिल्लाया, भागो ड्रेको। स्नेप मुड़ा। 20 गज के फासले से उसने और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ अपनी छड़ियां उठाई। पीड़ी। लेकिन स्नेप ने उस शाप को रोक दिया और हैरी शाप को पूरा करने से पहले ही पीछे की तरफ फेंका गया। हैरी दोबारा उठकर खड़ा हुआ जब विशाल प्राणभक्षी उसके पीछे से चिल्लाया, अग्निकांडो। हैरी ने एक विस्फोटक धमाका सुना और एक नारंगी रोशनी उन सभी पर फैल गई। हैग्रिड के केबिन में आग लग गई थी। हैग्रिड गर्जा, दुष्ट कहीं के, अंदर फैंग है। पीड़ी। हैरी दूसरी बार चिल्लाया और नाचती आग की रोशनी में चमकती सामने वाली आकृति पर निशाना लगाया। लेकिन स्नेप ने एक बार फिर मंत्र को रोक दिया। हैरी ने देखा वो व्यंग से हंस रहा था। अक्षम्य शाप तुम नहीं दे सकते पॉटर। स्नेप लपटों, हैग्रिड की चीखों और फंसे हुए फैंग की कूं की आवाज के ऊपर से चिल्लाया, तुम में ना तो इतनी हिम्मत है ना ही क्षमता है। बंद। हैरी गर्जा, लेकिन स्नेप ने हल्के से हाथ हिलाकर उस मंत्र को दूसरी तरफ मोड़ दिया। लड़ो। हैरी स्नेप पर चिल्लाया, लड़ो डरपोक कहीं के। डरपोक? तुमने मुझे कहा? क्या कहा पॉटर? स्नेप चिल्लाया, तुम्हारे डैडी तो अपने 3 साथियों के बिना मुझ पर कभी हमला नहीं करते थे। तुमने जाने क्या कहोगे। स्तब्ध। एक बार फिर रोक दिया और फिर रोक दूंगा जब तक कि तुम अपना मुंह और दिमाग बंद करना नहीं सीख लोगे पॉटर। स्नेप ने व्यंग से कहा और एक बार फिर शाप को मोड़ दिया। अब चलो। उसने हैरी के पीछे वाले ऊंचे पूरे प्राणभक्षी से चिल्लाकर कहा, अब चलने का समय हो गया है, इससे पहले कि मंत्रालय आ जाए। बाधी। लेकिन इससे पहले कि वो मंत्र पूरा कर पाए हैरी को काफी दर्द होने लगा। वो घास पर लुढ़क गया। कोई चीख रहा था, कोई यातना से मर रहा था। स्नेप उसे मौत या पागल होने तक तड़पाता रहेगा। नहीं। स्नेप की आवाज गरजी और दर्द उतनी ही अचानक रुक गया जितनी अचानक ये शुरू हुआ था। हैरी अंधेरी घास पर पड़ा हुआ था। उसकी छड़ी उसके हाथ में थी और वो हाँफ रहा था। उसे स्नेप के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, क्या तुम वे आदेश भूल गए जो हमें मिले थे? पॉटर शैतानी शहंशाह का शिकार है, हमें उसे छोड़ना है। तुम जाओ, जाओ। और हैरी को अपने नीचे की जमीन कांपती हुई महसूस हुई जब प्राणभक्षी भाई बहन और ऊंचे पूरे प्राणभक्षी ने स्नेप के आदेश का पालन किया तथा गेट की तरफ भागने लगे। हैरी के मुंह से गुस्से की एक अस्पष्ट चीख निकली। इस पल उसे जीने मरने की परवाह नहीं थी। वो उठकर खड़ा हुआ और स्नेप की तरफ लपका। अब उसे इस आदमी से उतनी ही नफरत थी जितनी कि वोल्डेमॉर्ट से थी। सेक्टम। स्नेप ने अपनी छड़ी लहराई और शाप एक बार फिर दूसरी तरफ मुड़ गया। हैरी अब सिर्फ कुछ फुट दूर था और उसे स्नेप का चेहरा आखिरकार साफ दिख रहा था। अब स्नेप व्यंग से मुस्कुरा नहीं रहा था। जलती हुई लपटों में उसका चेहरा आग बबूला दिख रहा था। अपनी एकाग्रता की सारी शक्ति बटोर कर हैरी ने सोचा, आकाश गंगा। नहीं पॉटर। स्नेप चीखा। एक जोरदार धमाका हुआ और हैरी पीछे की तरफ उड़ने लगा। एक बार फिर वो जमीन पर तेजी से गिरा और इस बार छड़ी उसके हाथ से उड़ गई। उसे हैग्रिड के चिल्लाने और फैंग के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब स्नेप करीब आकर उसे देखने लगा तो वह छड़ी के बिना डंबलडोर जितना ही असुरक्षित था। स्नेप का पीला चेहरा केबिन की लपटों में चमक रहा था। उस पर इस वक्त उतनी ही नफरत थी जितनी डंबलडोर को शाप देते समय थी। तुम मेरे ही मंत्रों का प्रयोग मेरे ही खिलाफ करने की जरूरत कर रहे हो पॉटर। इनकी खोज मैंने की थी, मैंने हाफ ब्लड प्रिंस ने, और तुम मेरे आविष्कार मेरे ही खिलाफ आजमा रहे हो अपने डैडी की तरह, है ना? मुझे यह बात पसंद नहीं आई। नहीं। हैरी ने अपनी छड़ी उठाने के लिए छलांग लगाई। स्नेप ने छड़ी पर एक मंत्र मारा और ये अंधेरे में कुछ फुट दूर जाकर ओझल हो गई। तो मुझे मार डालो, हैरी ने हाँफते हुए कहा, जिसके मन में जरा भी डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और नफरत थी।
मुझे भी उसी तरह मार डालो जिस तरह तुमने डंबलडोर को मारा था, डरपोक कहीं के। मुझे डरपोक मत कहो, स्नेप चीखा और उसका चेहरा अचानक पागलों जैसा तथा वहशी हो गया, जैसे उसे भी उतना ही कष्ट हो रहा हो जितना कि दर्द से चिल्लाते कुत्ते को जलते हुए घर में हो रहा था। स्नेप ने हवा में छड़ी लहराई। हैरी को महसूस हुआ कि कोई गर्म चीज उसके चेहरे से टकराई हो और वह जमीन पर पीछे की तरफ गिर गया। जमीन से टकराने के कारण उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे और एक पल के लिए उसके शरीर से सारी हवा निकल गई। फिर उसे अपने ऊपर पंखों की आवाज सुनाई दी और किसी विशाल चीज ने सितारों को ढक दिया। बकबीक ने स्नेप पर हमला कर दिया था। स्नेप पीछे की तरफ लड़खड़ा गया जब उस पर ब्लेड जैसे नुकीले पंजे पड़े। जब हैरी जैसे तैसे बैठ गया तब भी उसका सिर जमीन से टकराने के कारण चकरा रहा था। उसने देखा कि स्नेप पूरी तेजी से भाग रहा था और विशाल पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता तथा चीखता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। हैरी ने उसे पहले कभी इतना उग्र नहीं देखा था। हैरी उठकर खड़ा हुआ और अपनी छड़ी की तलाश करने लगा ताकि वो दोबारा पीछा कर सके, लेकिन जब उसकी उंगलियां घास में टटोल रही थीं और टहनियों को हटा रही थीं, तभी वो समझ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसका अंदाजा सही था। छड़ी मिलने पर उसने देखा कि गरुड़ अश्व गेट का चक्कर लगा रहा था। स्नेप स्कूल की सीमा के बाहर अंतर्ध्यान होने में कामयाब हो गया था। हैग्रिड, हैरी बुदबुदाया, जो अब भी हैरत में चारों तरफ देख रहा था। हैग्रिड। वो लड़खड़ाते हुए जलते मकान की तरफ गया जब एक विशाल आकृति लपटों के बीच से फैंग को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर निकली। कृतज्ञता के साथ हैरी घुटनों के बल बैठ गया। उसका अंग अंग दुख रहा था, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और हवा दर्द के साथ फेफड़ों में जा रही थी। तुम ठीक हो हैरी? तुम ठीक हो? हमसे कुछ बोलो हैरी। हैग्रिड का बालों वाला बड़ा चेहरा हैरी के ऊपर तैर रहा था, जिससे सितारे दिखना बंद हो गए। हैरी को जली हुई लकड़ी और कुत्ते के बालों की बदबू आ रही थी। उसने एक हाथ बाहर निकाला और फैंग के गरम तथा जिंदा शरीर को अपने पास हिलता महसूस किया। मैं ठीक हूं, हैरी ने हाँफते हुए कहा। और तुम? जाहिर है हम ठीक हैं। हमारा काम तमाम करना इतना आसान नहीं है। हैग्रिड ने अपने हाथ हैरी की बाहों के नीचे रखे और उसने इतनी ताकत से उठाया कि हैरी के पैर पल भर के लिए जमीन से उठ गए। हैग्रिड ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। हैरी को हैग्रिड के गाल पर खून बहता दिखा। उसकी एक आंख के नीचे गहरा घाव था जो तेजी से सूज रहा था। तुम्हारे मकान की आग बुझानी चाहिए, हैरी ने कहा। सम्मोहन मंत्र जलधारा है। जानते थे कि इसी जैसा होगा, हैग्रिड बुदबुदाया और गुलाबी फूलों वाली छतरी उठकर बोला, जलधारा। छतरी की नोक से पानी की एक धारा बाहर निकली। हैरी ने छड़ी वाला हाथ उठाया जो शीशे जैसा लग रहा था। वो भी बुदबुदाया, जलधारा। दोनों मिलकर केबिन पर तब तक पानी फेंकते रहे जब तक कि आखिरी लपट नहीं बुझ गई। ये ज्यादा बुरा नहीं है, हैग्रिड ने कुछ मिनट बाद उम्मीद से कहा और धुएं के अंबार को देखा। कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है जिसे डंबलडोर नहीं कर सकते। ये नाम सुनकर हैरी के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। खामोशी और शांति में उसके भीतर दहशत उठने लगी। हैग्रिड, जब हमने उनके आने की आवाज सुनी तो हम काष्ठ जीवों के पैर बांध रहे थे, हैग्रिड ने दुख से कहा। वो अब भी तबाह केबिन की तरफ घूर रहा था। वे बेचारे जलकर मर गए होंगे। हैग्रिड, लेकिन हुआ क्या था हैरी? हमने तो बस उन प्राण भक्षियों को महल से भागते देखा था, लेकिन स्नेप उनके साथ क्या कर रहा था? वो कहाँ गया है? क्या वो उनका पीछा कर रहा था? वो, हैरी ने अपना गला साफ किया। गला दहशत और धुएं के कारण सूख चुका था। हैग्रिड, वो हत्यारा है। हत्यारा है? हैग्रिड ने जोर से कहा और हैरी को घूरा। स्नेप ने हत्या की? तुम ये क्या बोल रहे हो हैरी? डंबलडोर, हैरी ने कहा। स्नेप ने डंबलडोर की हत्या की। हैग्रिड बस उसकी तरफ देखता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। डंबलडोर? हैरी? वे मर चुके हैं। स्नेप ने उन्हें मार डाला। ऐसा मत कहो, हैग्रिड ने कहा। स्नेप डंबलडोर को कैसे मार सकता है? मूर्ख मत बनो हैरी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम ऐसा कैसे देख सकते हो? मैंने इसे देखा था हैग्रिड। हैग्रिड ने अपना सिर हिलाया।
उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था, लेकिन वो हैरी को सहानुभूति से देख रहा था। वो जानता था हैग्रिड सोच रहा होगा कि हैरी के सिर पर कोई चोट लग गई होगी, जिससे वो दुविधाग्रस्त हो गया होगा, या फिर शायद ये मंत्र का प्रभाव होगा। देखो, हुआ ये होगा कि डंबलडोर ने स्नेप को प्राणभक्षियों के साथ जाने को कहा होगा। हैग्रिड ने विश्वास से कहा, हमें लगता है कि उसे अपना छलावा कायम रखना होगा। देखो, हम तुम्हें स्कूल ले चलते हैं। चलो हैरी। हैरी ने बहस करने या समझाने की कोई कोशिश नहीं की। वो अब भी बेकाबू ढंग से कांप रहा था। हैग्रिड को यह बात जल्दी ही पता चल जाएगी, बहुत जल्दी। महल की तरफ कदम बढ़ाते समय हैरी ने देखा कि बहुत सी खिड़कियां रोशन हो चुकी थीं। वो अंदर के दृश्य की कल्पना कर सकता था, जहां लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर एक दूसरे को बता रहे होंगे कि प्राणभक्षी अंदर घुस आए थे। हॉगवर्ट्स के ऊपर मौत का निशान चमक रहा है। कोई न कोई निश्चित रूप से मर गया होगा। बलूत की लकड़ी का सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था। उसमें से रोशनी बाहर निकलकर ड्राइव और लॉन पर आ रही थी। ड्रेसिंग गाउन पहने विद्यार्थी सीढ़ियों से झांक रहे थे। वे घबराकर उन प्राणभक्षियों को देखने की कोशिश कर रहे थे जो रात के अंधेरे में खो गए थे। बहरहाल हैरी की आंखें सबसे ऊंची वाली मीनार के नीचे की जमीन पर टिकी हुई थीं। उसने कल्पना की कि उसे वहां पर घास में कोई काली गुड़ी मुड़ी चीज दिख रही थी। हालांकि सच तो यह था कि वो इतनी दूर था कि इस तरह की कोई चीज नहीं देख सकता था। जब उसने बिना कुछ कहे उस जगह की तरफ घूरा जहां उसके हिसाब से डंबलडोर का शरीर पड़ा होना चाहिए था, तो उसने लोगों को उधर जाते देखा। हैग्रिड और हैरी महल के सामने की तरफ जाने लगे। फैंग उनके ठीक पीछे चल रहा था। हैग्रिड बोला, वे लोग क्या देख रहे हैं? वो क्या है जो घास में पड़ा है? अब हैग्रिड खगोल शास्त्र की मीनार के नीचे की तरफ जा रहा था, जहां छुटपुट भीड़ जमा हो गई थी। देखो हैरी, मीनार के ठीक नीचे जहां पर निशान है। ओह, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि कोई गिर गया है? हैग्रिड खामोश हो गया। निश्चित रूप से यह विचार इतना भयंकर था कि इसे जोर से बोलना ठीक नहीं था। हैरी उसके साथ चलता रहा। उसके चेहरे तथा पैरों में दर्द हो रहा था, जहां पिछले आधे घंटे में कई मंत्र पड़े थे। वो इसे विरक्त ढंग से महसूस कर रहा था, जैसे उसके करीब का कोई व्यक्ति उस दर्द को झेल रहा हो जो असली था, जिससे बचा नहीं जा सकता था। वो उसके सीने का खिंचाव था। वो और हैग्रिड किसी सपने में चलते रहे तथा बुदबुदाती भीड़ के बीच से होते हुए सबसे आगे पहुंच गए, जहां अवाक विद्यार्थियों और टीचर्स ने जगह छोड़ दी थी। हैरी ने हैग्रिड की दर्द और सदमे से भरी कराह सुनी, लेकिन वो रुका नहीं। वो आगे की तरफ धीरे धीरे चलता रहा, जब तक कि वो उस जगह नहीं पहुंच गया जहां डंबलडोर पड़े हुए थे। वो उन पर झुक गया। हैरी ने उसी पल से उम्मीद छोड़ दी थी जिस पल से डंबलडोर का उस पर डाला गया शरीर बंधन शाप हट गया था। वो जानता था कि ये तभी हट सकता था जब इसे डालने वाला मर गया हो, लेकिन उन्हें यहाँ इस तरह पड़े देखने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को जिनसे हैरी कभी मिला था या मिलेगा। डंबलडोर की आंखें बंद थीं। उनके हाथ और पैर के कोण अजीब थे, वरना ऐसा भी लग सकता था कि वे सो रहे हों। हैरी ने मुड़ी हुई नाक के ऊपर के आधे चांद के आकार के चश्मे को सीधा किया और अपनी आस्तीन से उनके मुंह से बहती खून की धारा को पोंछा। फिर उसने उनके बूढ़े चेहरे को निहारा और इस विकराल तथा अबूझ सत्य को समझने की कोशिश की कि डंबलडोर फिर कभी उससे बात नहीं कर पाएंगे, कि अब वे फिर कभी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। भीड़ हैरी के पीछे से बुदबुदाने लगी। काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पैर किसी सख्त चीज पर रखा हुआ है। घंटों पहले जिस लॉकेट को चुराने में उन्होंने कामयाबी पाई थी, वो डंबलडोर की जेब से गिर गया था। वो शायद जमीन से जोर से टकराने के कारण खुल गया था। हालांकि हैरी अब और सदमा या दहशत या दुख महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उठाते ही हैरी समझ गया कि कोई चीज गड़बड़ थी। उसने लॉकेट को अपने हाथ में घुमाया। ये स्मृति पात्र में देखे गए लॉकेट जितना बड़ा नहीं था, न ही इस पर नागशक्ति का एस का निशान बना हुआ था। इसके भीतर एक मुड़े हुए चर्मपत्र के अलावा कुछ नहीं था, जो उस जगह पर कसकर फंसा हुआ था जहां तस्वीर रहनी चाहिए थी। वो क्या कर रहा है, ये सोचे समझे बिना हैरी ने चर्मपत्र के टुकड़े को बाहर निकाला और उसे खोला।
उसने चर्मपत्र की कई छड़ियों की रोशनी में पढ़ा जो अब उसके पीछे जल चुकी थीं। शैतानी शहंशाह को, मैं जानता हूं कि तुम इसे पढ़ोगे। उससे पहले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह पता चल जाए कि मैंने तुम्हारे रहस्य को खोजा था। मैंने असली हॉर्क्रक्स को चुरा लिया है और मैं इसे जल्दी से जल्दी नष्ट करने वाला हूं। मैं इस आशा में मौत को गले लगा रहा हूं कि जब तुम अपनी टक्कर के व्यक्ति से मिलो तो तुम एक बार फिर नश्वर बन जाओ। RAB। हैरी संदेश का मतलब नहीं समझ पाया, ना ही उसे इस बात की परवाह थी। सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण थी, ये असली हॉर्क्रक्स नहीं था। डंबलडोर ने उस भयंकर काढ़े को पीकर खुद को खामखां कमजोर कर लिया था। हैरी ने चर्मपत्र को अपने हाथ में मरोड़ा और उसकी आंखें आंसुओं से जलने लगीं। उसके पीछे फैंग रोने लगा।